आज हम पढ़ने वाले हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग के बारे में। ठीक है, ये भी एक क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है, जो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में आता है। ठीक है, आज इसके बारे में हम देखने वाले हैं ये कैसे काम करता है। ठीक है, ये क्या टेक्निक है और इससे हम किस तरह से क्लस्टर्स बना सकते हैं। ठीक है, और कैसे हम नंबर ऑफ क्लस्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज एम होने वाला है। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर लेट सपोज मान लीजिए मेरे पास एक डेटा सेट है कुछ इस तरह से, और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेरे डेटा पॉइंट्स हैं। ये मान लीजिए कुछ इस तरह से डेटा पॉइंट्स होंगे। यहाँ पर कुछ दर डेटा पॉइंट्स होंगे। एंड ये हो सकता है एक थर्ड कैटेगरी ऑफ डेटा हो सकता है। ठीक है, अगर इस टाइम पर मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर हायरार्किकल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम को यूज करता हूँ। तो इस केस में मेरा आउटपुट क्या होने वाला है? तो इस केस में मेरा आउटपुट कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इस वाले डेटा सेट को ही रख लेता हूँ। तो मेरा जो कुछ आउटपुट होने वाला है वो कुछ इस तरह से होगा कि ये मान लीजिए एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, क्लस्टर बन जाएगा मेरा। ठीक। एंड सेकंड वन जो मेरा आउटपुट हो सकता है कुछ इस तरह से होगा कि ये मेरा एक क्लस्टर बनेगा। ठीक है, एंड थर्ड वन क्या हो सकता है? थर्ड वन मेरा ये एक क्लस्टर बन जाएगा इस तरह से कुछ। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम हायरार्किकल क्लस्टरिंग का यूज करके, इस एल्गोरिथम का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसको इजीली क्लस्टर्स बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने लास्ट में देखा था के मीन क्लस्टरिंग के अंदर कि उसमें जो एक कॉन्सेप्ट था सेंट्रोइड से लेकर, बट यहाँ पर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है सेंट्रोइड से लेकर कोई कि सेंट्रोइड से हम क्लस्टर्स बनाते हैं सेंट्रोइड का यूज करके, ऐसा कोई यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ हायरार्किकल क्लस्टरिंग। सो टू मेन टाइप्स ऑफ हायरार्किकल क्लस्टरिंग। ठीक है, अब वो दो टाइप क्या हैं उनको भी देख लेते हैं। तो मैं फर्स्ट वन की अगर बात करता हूँ, उसको बोलते हैं हम एग्लोमरेटिव। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एग्लोमरेटिव। जिसका मतलब होता है कि इसका मतलब होता है कि कंबाइन करना। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कंबाइनिंग। ठीक है, सेकंड की बात करें, जो सेकंड टाइप क्या हो सकता है? सेकंड हो सकता है डिविसिव। और इसका क्या मतलब है? जैसे नाम से पता ही चल रहा है, यानी कि डिवीजन करना। ठीक है, यानी कि रिवर्स ऑफ एग्लोमरेटिव। यानी हम यहाँ पर बोलें तो डिविसिव मीन्स डिवाइडिंग। अब ये बोल क्या रही है, ये टेक्निक है क्या? ठीक है, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर ज्योमेट्रिकली इन चीजों को देखें तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा। पहले हम ज्योमेट्रिकली देखते हैं इन चीजों को, ये एक्चुअल में है क्या, ये टेक्निक्स क्या है। तो अगर मैं फर्स्ट जो हमारी टेक्निक है उसके बारे में बात करता हूँ, जिसका नाम है एग्लोमेरेटिव टेक्निक। अब ये टेक्निक क्या है, कैसे काम कर रही है, उसको देख लेते हैं, इसका ज्योमेट्रिक इंट्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि ये मेरे पास एक डेटा है। ठीक है, और इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, उस स्टेप्स को भी मैं फॉलो करते हुए उस स्टेप को भी मैं बताऊंगा, और उन स्टेप को हम फॉलो करते हुए हम क्या करने वाले हैं, इधर इन टेक्निक्स को यूज करके हम हायरार्किकल क्लस्टरिंग का एल्गोरिथम हम क्या करने वाले हैं, इनको देखने वाले हैं। ठीक है, उन स्टेप्स का यूज करके। तो इधर अगर बात करें तो मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ इस तरह से डेटा पॉइंट्स है मेरे पास। ये मान लीजिए एक मेरा क्लस्टर P1 है। ठीक है, मैं इनको एज अ मतलब जो भी मेरे पॉइंट्स हैं उनको मैं एक क्लस्टर मान के चल रहा हूँ। इधर इधर ये P2 हो गया ठीक है, और ये मान लीजिए P3 हो गया। इसी तरह से और भी कुछ डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे मेरा P5 हो गया, सॉरी P4 तो चलो एक काम करते हैं, P4 को इधर कर लेते हैं। एंड यहाँ पर मेरा एक P6 हो गया। ये कुछ टाइप है, बट इससे पहले क्या करते हैं, एक स्टेप्स देख लेते हैं जो हमारे हायरार्किकल क्लस्टरिंग में हम फॉलो करते जाएंगे। क्योंकि अगर हमें ये पता रहेगा कि बेसिक से कि क्या क्या करते हुए चल रहे हैं, तो वो हमारे लिए इजीली टास्क हो जाएगा। ठीक है, तो उसका ही हम यूज करेंगे। और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, स्टेप्स लिखने वाला हूँ, स्टेप्स फॉर हायरार्किकल क्लस्टरिंग। अब क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं? तो अगर मैं फर्स्ट वन स्टेप की बात करता हूँ, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जितने भी मेरे पॉइंट्स हैं, ठीक है,
उनको हमें कंसीडर करना होता है एज अ सेपरेट क्लस्टर। जैसे मैंने बोला था इधर P1 P2 ये मेरे क्या है, ये जो पॉइंट्स है मैं इनको क्लस्टर्स मानूंगा, ये अपने आप में ही क्या है, क्लस्टर्स हैं, ठीक है। इनिशियली वी विल कंसीडर इट एज अ सेपरेट क्लस्टर, ठीक है। यहां तक समझ में आया, मतलब ईच पॉइंट को, ये ईच पॉइंट के लिए वैलिड है, ईच पॉइंट। अब सेकंड जो स्टेप आने वाली है वो क्या होने वाली है, सेकंड स्टेप होने वाली है कि फाइंड द नियरेस्ट पॉइंट एंड क्रिएट अ न्यू क्लस्टर। मतलब हमें क्या करना है, नियरेस्ट पॉइंट को फाइंड करना है और हमें उसके साथ क्या बनाना है, एक नया क्लस्टर बनाना है, ठीक है। ये चीज क्या है, पहले इस स्टेप को लिख लेते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। तो फाइंड द नियरेस्ट पॉइंट एंड क्रिएट अ न्यू क्लस्टर, ठीक है। थर्ड केस क्या हो सकता है, थर्ड हो सकता है कीप ऑन डूइंग द सेम प्रोसेस। मतलब इसको क्या करना है हमें, ये समझ लीजिए कि रिपीट करते रहना है हमें, ये जो टू स्टेप है इसको रिपीट करते रहना है। और हमें कब तक रिपीट करना है, जब तक हमें एक सिंगल क्लस्टर ना मिल जाए, ठीक है। मैं यहाँ पर सिंपल सा लिख देता हूँ, रिपीट स्टेप टू कब तक, अंटिल वी गेट अ न्यू, यानी कि सिंगल क्लस्टर। अब ये थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए टास्क। कैसे इजी हो जाएगा, ठीक है, चलो देख लेते हैं कैसे इजी हो जाता है, ठीक। अब इस केस में देखें, जब एग्लोमेरेटिव हम टेक्निक देख रहे हैं तो इसमें हम स्टेप्स को यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इनिशियलाइज कर दिया मेरे जितने भी ईच पॉइंट, जो मेरे पॉइंट्स थे उनको मैंने एज ए क्लस्टर मान लिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला, सेकंड बोला कि जो मेरा नियरेस्ट पॉइंट है पहले मुझे वो फाइंड करना है और मुझे एक क्लस्टर बना देना है, ठीक है। तो इस केस को मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहां से इधर ले आता हूँ, इधर, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे कि मेरे पास ये थोड़ा सा इसे 90 डिग्री कर लेते हैं थोड़ा सा, अब थोड़ा सा सही लगेगा। अब ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं डेटा पॉइंट्स बनाता हूँ, ठीक है। डेटा पॉइंट्स नहीं, ये P1 P2 P2 ही P3 बना लेते हैं। तो मेरे पास क्या है, P1 है, इधर ये मेरा इसी की तरह ही लेते हैं, P1 ये हो सकता है, P2 ये हो जाएगा, इधर P3 कर लेते हैं फिलहाल के लिए। एंड P4 की बारी आई तो P4 को भी इसके साथ कर लेते हैं, P5 यहाँ पर कर लेते हैं, एंड P6 इस तरह से कुछ कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं अभी फिलहाल के लिए जो पॉइंट्स ले रहा हूँ, तो मैं स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने क्लस्टर्स को, मैंने क्या किया, हर एक पॉइंट को क्लस्टर बना लिया, ठीक है, सेपरेट क्लस्टर। सेकंड में मुझे क्या करना है, नियरेस्ट पॉइंट फाइंड आउट करना है और मुझे एक नया क्लस्टर बना के तैयार कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो P1 P2 ये नियरेस्ट पॉइंट है, तो मैं क्या करूंगा, इनका एक क्लस्टर बना दूंगा, क्लस्टर बन गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, फिर मुझे और आगे रिपीट करते रहना है स्टेप को, ठीक है। तो P1 P2 एक क्लस्टर बन गया, फिर क्या करूंगा, इसको मिला के एक क्लस्टर बना दूंगा, ठीक है। ये मेरे पास बन रहा है क्लस्टर। थर्ड केस में क्या करूंगा मैं, और मेरे क्या पास में हो सकते हैं, ठीक है, जैसे P5 P6 ये पास हो सकता है, इसको क्लस्टर बना दिया, ठीक है। उस तरह से मैं इन दोनों को बना के क्लस्टर बना दूंगा मिला के, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, एट द एंड मुझे एक सिंगल क्लस्टर चाहिए, तो मैं इस तरह से एक सिंगल क्लस्टर बना दूंगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सिंगल क्लस्टर हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये मेरी एक टेक्निक होती है। अब देखो, इसी डायग्राम में, इसी ज्योमेट्रिकल इंट्यूशन में मैंने क्या किया, दोनों चीजों को मैं दोनों चीजों को समझा दिया। कैसे कि अगर हम ऐसे जाते हैं, मतलब पहले एक एक क्लस्टर से होते हुए, ठीक है, और हम कंबाइन करते करते चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये इसको, इस टेक्निक को क्या बोलते हैं हम, एग्लोमरेटिव, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, एग्लोमरेटिव, ठीक है। अब अब उसका अपोजिट हमें करना है, तो अपोजिट का मतलब डिवीजन, मतलब डिवाइड करते हुए जाना, जैसे कंबाइन है उसको डिवाइड, एक एक करके डिवाइड करते हुए जाना है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, डिविसिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम डिविसिव, ठीक है। तो इस तरह से दो दो तरह का होता है, टू टाइप्स ऑफ हायरार्किकल क्लस्टरिंग होता है, ठीक है, एग्लोमरेटिव और डिविसिव, जो कि हमने समझ लिया और कुछ इसकी स्टेप्स जान ली। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, क्या क्वेश्चन हो सकता है, हमारा क्वेश्चन ये हो सकता है
कितने क्लस्टर्स बनेंगे, ठीक है। तो हाउ मेनी क्लस्टर्स, अब ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम इस केस में। तो क्लस्टर्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा एम क्या है, ये हमारा एम है अभी के लिए कि हम क्लस्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो फॉर दिस केस हम क्या करेंगे, हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो फॉर दिस वी विल यूज अ कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं हम, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम डेंडोग्राम, ठीक है। DENDOGRAM। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या होता है, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे क्लस्टर्स कितने बनेंगे, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं वो अभी में हम बात करेंगे, ठीक। वो कैसे कर सकते हैं ये सारी चीजें अभी देख लेंगे अपन, ठीक है। बट अभी फिलहाल के लिए देखते हैं। तो मुझे एक क्योंकि हम डेंडोग्राम से समझने वाले हैं कि कितने क्लस्टर्स बनने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैंने को काम करते हैं, इधर को ही रख लेते हैं एक, ठीक है। सर ये मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने 6 पॉइंट्स लिए थे, तो उन्हीं 6 पॉइंट्स का मैं यूज करूंगा। इधर मैंने किया P1, इधर मेरा हुआ P2, इधर हुआ मेरा P3, इस केस में P4, एंड इस केस में P5 एंड P6। अब मेरा एम यहाँ पर ये है कि मुझे क्लस्टर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ वो चीज देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैंने के वैल्यू लिए हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, इधर 3, एंड देन 4, ये हो गया 5, एंड दिस वन इज 6, ठीक है। इधर क्या है, इधर मैं एक पैरामीटर है जो मेरा यूक्लिडियन डिस्टेंस, ठीक है। इधर मेरा क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। एंड सेकंड वन क्या है मेरा, इधर ये मेरे सारे पॉइंट्स है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, मान लीजिए अब मुझे क्या करना है, मुझे डेंडोग्राम का यूज करना है। तो मुझे पहले मैं इनका डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो मेरे डिस्टेंस है उनको मैं क्या करता हूँ, क्लस्टर्स बना लेता हूँ, ठीक है। कंबाइन कर लेता हूँ। तो वो कैसे करना है, ठीक है। मान लीजिए P1 और P2 का डिस्टेंस क्या था, मैं एक यूनिट मान लेता हूँ, ठीक है। फिलहाल के मैं कुछ कुछ भी यूनिट हो सकती है, 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पे 1 मान लिया ऐसे, ठीक है। सेकंड केस में क्या हुआ, फिर P1 P2 को मिलाकर, ठीक है, क्लस्टर बना था, ठीक है। हमें इस चीज को याद रखना है कि हमने क्लस्टर्स कैसे बनाए थे इस वाले केस को, ठीक है, उसका ही हम यूज कर रहे हैं। फिर P1 P2 को मिलाकर हम P3 के साथ कंबाइन किया था, तब हमारे पास कुछ वैल्यू आई थी। मान लीजिए मैं मान लेता हूँ, इधर मेरे पास जो आया था वो आया था P4, सॉरी, इसका डिस्टेंस मैंने 4 यूनिट मान लिया इस तरह से, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर मैंने क्या किया था, P3 हमारा कंबाइन एक क्लस्टर बन गया था। फिर उसके बाद हम P4 P5 पर चले थे, ठीक है, और P6 पर चले थे। फिर लास्ट में उसमें क्या किया था मैंने, जैसे मान लीजिए P5 और P6 को एक साथ किया, तो मैं मान लेता हूँ इधर। तो इस केस में मैं मान लेता हूँ जैसे इसका डिस्टेंस कुछ मान लीजिए 2 हो गया, ठीक है। कुछ भी निकल के आया होगा, ठीक है, इधर ये समझ लीजिए। देन उसके बाद क्या कहता है, P4 को कंबाइन किया था। तो P4 को कंबाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं P4 को कंबाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड बना लेता हूँ, इस तरह से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब एक और बचा जो मेरा बिल्कुल एक बना था, ठीक है, एक क्लस्टर बना था, सिंगल क्लस्टर जो बना था। तो वो मैं उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस तरह से ये 6 के लिए बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे क्लस्टर्स फाइंड आउट करने हैं कि हाउ मेनी क्लस्टर्स, ठीक है, कितने क्लस्टर्स बनते हैं। तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे उस चीज को देख लेते हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें क्या करना होता है, हमें, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, अभी ये फिलहाल के लिए अब ये चीज समझिए क्या किया है हमने। हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किए, ठीक है। जैसे P1 P2 का मैंने एक डिस्टेंस माना, ठीक है। इस तरह से मैंने क्या किया, फिर P5 P6 हो गया, जैसे इसका मैंने 2, इस तरह से देखो यहाँ पे। तो इधर आप देखोगे तो 2 माना डिस्टेंस, ठीक है, 2 यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, तो क्या हमें नंबर ऑफ क्लस्टर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एक बात लिखूंगा, टू नो द क्लस्टर्स, या टू नो द नंबर ऑफ क्लस्टर्स, ठीक है, टू नो द नंबर ऑफ क्लस्टर्स we should know, we should know the threshold value, ठीक है। अब इस थ्रेशोल्ड वैल्यू का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो सबसे पहले थ्रेशोल्ड वैल्यू, तो ठीक है, थ्रेशोल्ड वैल्यू हो गई।
उसके बेस पे हम क्लस्टर्स फाइंड आउट करेंगे। बट ये थ्रेशोल्ड वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करेंगे, फाइंड कैसे करेंगे, वो भी तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कहते हैं, हम करते हैं, हम वो सिलेक्ट करते हैं जो हमारी लॉन्गेस्ट या जो हमारी हाईएस्ट वर्टिकल लाइन होती है ना, हम उसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वर्टिकल लाइन होगी, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो हमारी हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट जो हमारी वर्टिकल लाइन होगी, इधर क्या है, तुम्हारी हाईएस्ट वर्टिकल लाइन होगी, ठीक है। तो उससे हम क्या करेंगे, हम थ्रेशोल्ड वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि वहां पर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन पास नहीं होनी चाहिए। बट नो हॉरिजॉन्टल लाइन पासिस थ्रू इट, ठीक है। यहां तक इजीली समझ में आ गया। अब कैसे फाइंड आउट करना है, ये चीज देख लेते हैं। अब देखो, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ क्लस्टर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो देखो करते हैं, चलो पहले देखते हैं सबसे लॉन्ग, पहले थ्रेशोल्ड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा था हाईएस्ट वर्टिकल लाइन बट नो हॉरिजॉन्टल लाइन पास थ्रू इट। तो आप कहोगे ना कि आप यहाँ पर देखोगे, देखो ये ये वाली जो लाइन है, ये सबसे हाईएस्ट वर्टिकल है, ठीक है। बट क्या ऐसा हो पा रहा है कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन कोई भी पास नहीं हो रही है? तो आप इधर देखोगे ना, तो इधर से इधर, यहाँ पर देखो ये इसको कट कर रही है, ठीक है। ये क्या कर रही है, इसको कट कर रही है। बट हमारी कंडीशन क्या थी, नो हॉरिजॉन्टल लाइन पास थ्रू इट। बट यहाँ पर तो पास हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ, आप कहोगे कि चलो भाई ये वाली होगी, ये वाली हो सकती है, ठीक है, ये वाली हो सकती है। अभी हम सारा ज्योमेट्रिकली देख रहे हैं, ठीक है, हमें इजीली समझ में आ जाएगा, विजुलाइज कर पा रहे हैं। ये वाली हो सकती है। तो क्या इसके थ्रू ये पास नहीं हो रही, क्या ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये इसको कट नहीं कर रही है क्या, कर रही है ना। तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकती, ठीक है। आप कहोगे, देखो ऐसे करके देखिए, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो ऐसे तो जहां पर भी ये कट कर रही है वो हमारे सारे क्लस्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाली लाइन इस तरह से जा रही है, मान लो ये इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक क्लस्टर, दो, तीन, चार, पांच, छह, ठीक है। इस तरह से 6 क्लस्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। बट हमें हमें क्या करना है, थ्रेशोल्ड वैल्यू के थ्रू हमें तो फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ क्लस्टर्स, ठीक है। तो बट हमारी कंडीशन क्या है कि यहाँ पर हमारी कोई भी एक ये लाइन पास नहीं होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तब उस केस में इधर तो हमारी सारी हॉरिजॉन्टल लाइन पास कर पा रही हैं। इधर आप यहाँ पर इस केस अगर हम इसको लेते हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके थ्रू देखो यहाँ पर ये कट हो पा रही है, इधर ये कट हो रही है, ठीक है। अगर मैं मान लो इसको ले लेता हूँ, ठीक है, इसको ले लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर इस तरह से ये कट कर पा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो कोई भी लाइन है ही नहीं हमारी, ठीक है। बट आप इस केस को देखो, आप क्या करना है, आपको ने इस केस को देखना है। तो क्या यहाँ पर कोई एक लाइन है, कोई एक लाइन कट कर रही है क्या इसको, बिल्कुल भी नहीं कर रही है, ठीक है। ये सबसे ऊपर ही है, ये तो कट कर ही नहीं रही है। तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, यहाँ पर इस केस में हम क्या करेंगे, एक लाइन को ऐसे करेंगे, ठीक है, इनको कट करेंगे। अब जहां जहां पर भी ये जो लाइन है ये कट कर पा रही है, वो हो गए हमारे क्लस्टर्स। तो यहाँ पर ये हो गया मेरा क्लस्टर 1, ठीक है, और ये हो गया मेरा क्लस्टर 2। अब मुझे लगता है कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि क्लस्टर कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या आ गई, 2। ये हो गए मेरे क्लस्टर्स। तो हमने 2 क्लस्टर्स फाइंड आउट करे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक क्लस्टर ये हो गया, क्लस्टर 1, ठीक है। ये हो गया क्लस्टर 1, और ये हो गया मेरा क्लस्टर 2, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्लस्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इन चीज को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, ठीक। अब एक चीज और देख लेते हैं, एक चीज क्या, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि द डिफरेंस, या एक काम करते हैं, इनका थोड़ा सा डिफरेंस टाइप देख लेते हैं, मतलब कौन सा बेस्ट है, मतलब किस डेटा सेट के लिए थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा सेट हो सकता है। तो कौन सी टेक्निक कब यूज करनी चाहिए हमें, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो मैं एक टॉपिक लेता हूँ जिसको बोलते हैं के मींस, ठीक है, क्लस्टरिंग एल्गोरिथम वर्सेस हायरार्किकल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो
हम क्या देखते हैं, इससे स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं, ठीक है। हमें क्या देखना होता है, स्केलेबिलिटी इन द सेंस ऑफ स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इस तरह से। अब मैं कुछ कंडीशन लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या किया, डेटा साइज, डेटा सेट जो है उसका साइज के अकॉर्डिंग देखा। तो किस, अगर मेरा जो डेटा साइज, जो डेटा सेट है वो एक ह्यूज अमाउंट है, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट है, और एक स्मॉल हो सकता है, ठीक है, इस तरह से दो कैटेगरीज में क्या, तब मैं कौन सी टेक्निक को यूज कर सकता हूँ। तो मैं इस केस में क्या कर सकता हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी सारी चीजों को पढ़ चुके हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है इस टाइम पे। तो हम यहाँ पे के मीन यूज कर सकते हैं, और इस केस में हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल के केस में हायरार्किकल क्लस्टरिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये एक हो गया। अब एक और चीज देख लेते हैं, एक और पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं, मतलब कि जैसे मान लीजिए टाइप ऑफ डेटा, ठीक है, डेटा का टाइप उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं टाइप ऑफ डेटा। तो मान लीजिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल टाइप डेटा हो गया, न्यूमेरिकल टाइप डेटा, ठीक है। एंड सेकंड वन हो सकता है वैरायटी ऑफ डेटा। तो इस केस में देख लेते हैं। तो इस केस में अगर मैं बात करूं, तो इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, इसमें हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, के मीन यूज कर लीजिए या फिर आप हायरार्किकल यूज कर दीजिए, ठीक है। और इस केस में आप हायरार्किकल क्लस्टरिंग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको देख सकते हैं, के मीन और वर्सेस हायरार्किकल क्लस्टरिंग, ठीक है। अब एक चीज और देख लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम, सिल आउट क्लस्टरिंग। अब ये क्या चीज है, इसको भी देख लेते हैं। ये क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है। देखो, इन सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, जब हमने मशीन लर्निंग के सुपरवाइज एल्गोरिथम्स को देखा था, तो उस केस में हमने क्या देखा था, कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स को देख रहे थे, ठीक है। प्रिसीजन, रिकॉल, एक्यूरेसी, स्कोर, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ये सारी चीजें चेक करने के लिए, वैलिडेशन चेक करने के लिए कि वैलिड है नहीं है, ठीक है। इन केस ऑफ अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम हम यूज करते हैं सिलॉइड स्कोरिंग, ठीक है। तो ये होता है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में, ठीक है। तो इसका मेन जो रीजन होता है, जो इसे क्यों यूज करते हैं, तो इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं टू वैलिडेट द क्लस्टरिंग, कि हमारा जो डेटा है वो वेल क्लस्टर्ड है या नहीं है। तो इसका मतलब मैंने क्या बोला है, इज दिस डेटा, ये जो हमारे पास जो डेटा है, इज वेल क्लस्टर्ड, ठीक है, वो क्लासिफाइड या क्लस्टर्ड है या नहीं है। तो ये हमें क्या करना होता है, वैलिडेट करना होता है। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, सो वी यूज सिल आउट क्लस्टरिंग टेक्निक। तो इसलिए हम इस टेक्निक को यूज करते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी आगे चीज देख लेते हैं कि किस तरह से फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है, किस तरह से इसकी क्वेश्चंस हो सकती हैं, या क्या इसका मैथमेटिकल रोल हो सकता है, क्या इसमें मतलब ज्योमेट्रिकली ये चीजें होती हैं, ठीक है, उस चीज को देखेंगे। तो सबसे पहले इस चीज के लिए, हमें फाइंड आउट करने के लिए, इस वैलिडेशन को देखने के लिए, तो क्या करना होता है, हमें कुछ चीजों को फाइंड आउट करना होता है। जैसे सबसे पहले होता है कि फाइंडिंग फाइंडिंग ए ऑफ आई। अब ये ए ऑफ आई क्या है, पहले मैं इसको इक्वेशन से बताता हूँ। तो ए ऑफ आई इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन मॉड्यूलो ऑफ सी ऑफ आई, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा क्या चीज है ये एक्चुअली क्या होते हैं, डेटा पॉइंट्स होते हैं क्लस्टर के अंदर, ठीक है। कोई भी क्लस्टर है उसके अंदर जो डेटा पॉइंट्स हैं वो सारे सी ऑफ आई -1, ठीक है। -1 क्यों कर रहे हैं ये भी देखेंगे। समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू सी ऑफ आई, ये सॉरी जे इक्वल्स टू सी ऑफ आई, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ आई कोमा जे, ये मेरी एक इक्वेशन है, ठीक है। अब मुझे ए ऑफ आई फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ए ऑफ आई, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने क्लस्टर्स की बात की थी, ये मेरा एक क्लस्टर हो गया, ठीक है। अब इस क्लस्टर के अंदर बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होंगे, ये मान लीजिए ये कुछ डेटा पॉइंट्स है, ये कुछ डेटा पॉइंट्स है, ठीक है।
मैं इस इक्वेशन को ये काम कैसे कर रही है इक्वेशन, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में, तो वो फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, हम ए ऑफ आई फाइंड आउट करें, तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर एक क्या करेंगे, एक आई पॉइंट लेंगे, आई पॉइंट मतलब एक डेटा पॉइंट लेंगे, ये मान लीजिए कुछ आई है, ठीक है, और इस आई से हमें क्या करना है, सबका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, सबका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, और डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इधर समेशन ले रहे हैं, ठीक है, उन सबका समेशन करके, समेशन करने के बाद उसे डिवाइड कर रहे हैं किससे, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इधर मीन फाइंड आउट कर रहे हैं, इधर क्या कर रहे हैं, मीन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह समझिए। ये अब सी ऑफ आई है, बट यहाँ पर ये -1 क्या है, तो -1 का मतलब है हमने ये जो डेटा पॉइंट लिया है ना इधर, इस केस में, क्योंकि लिया तो इसी क्लस्टर में से, तो हम इसको कंसीडर ही नहीं कर रहे, ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, इस 1 को आउट कर दिया। सो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम ए ऑफ आई को फाइंड आउट कर पा रहे हैं, ठीक है, तो हम मीन फाइंड आउट कर पा रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो यहां तक ये चीज समझ में आए कि फाइंडिंग ए ऑफ आई, हमने क्या किया, मीन फाइंड आउट कर लिया विद इन ए क्लस्टर, जितने भी हमारे डेटा पॉइंट्स थे, ठीक है। अब सेकंड केस क्या हो सकता है, सेकंड पॉइंट हमारा इधर जो स्टेप है, ये क्या हो सकती है, इन केस ऑफ सिल आउट क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें डिफाइन करना होता है मीन डिसिमिलरिटी, मतलब कितने डिसिमिलर है, ठीक है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि मतलब डिसिमिलरिटी को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, सेम क्लस्टर में। तो इसके लिए क्या करना होता है, पहले मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, बी ऑफ आई, क्योंकि डिसिमिलरिटी की बात है तो मीन डिसिमिलरिटी, और ऊपर वाले केस में हम सिमिलरिटी देख लेते हैं, ठीक है, इस तरह से समझिए। तो इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है मिनिमम ऑफ जे नॉट इक्वल्स टू आई, ठीक है, जहां तक मैं बताता हूँ इसको, एंड 1 अपॉन सी ऑफ जे मॉड, ठीक, एंड समेशन ऑफ जे बिलोंग्स टू सी ऑफ जे, ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ आई कॉमा जे, बिल्कुल वही सेम चीज है, बस हमें क्या करना है, इधर मिनिमम कर देना है, ठीक है, कम से कम डिस्टेंस। अभी मैं बताता हूँ ये एक्चुअल में है क्या चीज। तो हमें क्या करना है, ये हमें मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इसमें क्या करते हैं हम, ये हमारे पास टू क्लस्टर्स हैं इस तरह से, ये क्या हुआ, ये मेरे टू क्लस्टर्स हैं। अब इसके अंदर क्या होंगे, कुछ डेटा पॉइंट्स होंगे, ये मेरे कुछ डेटा पॉइंट्स होंगे, ठीक है, ठीक है, ये मेरे कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, और ऐसे ही करके इसके अंदर कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना होता है इस टेक्निक में, क्योंकि मुझे मीन मीन डिसेमिलरिटी मुझे फाइंड आउट करना होता है, तो उस केस में क्या करते हैं, जो मेरा एक क्लस्टर होता है, जो जो भी इस क्लस्टर के, जैसे मान लीजिए क्लस्टर 1 है, क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2, तो क्लस्टर 1 के सबसे नियरेस्ट जो मेरा पॉइंट होगा इन क्लस्टर 2 में, तो उससे मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा, दूसरे वाले जो मेरा ये वाला क्लस्टर है, ठीक है, इसके सारे डेटा पॉइंट से ये मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा हूँ, ये मेरा डिस्टेंस फाइंड आउट हो रहा है, ठीक है। अब ये इजिली समझ में आ जाएगी चीजें, ये डिस्टेंस फाइंड आउट हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब इसका हम मिनिमम निकालेंगे, मीन मिनिमम निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं, हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं बी ऑफ आई को। अब एट द एंड हमें क्या करना है, इनका यूज करके, और हम क्या करेंगे थर्ड स्टेप में, इधर हम बात करें तो थर्ड स्टेप में हमें कैलकुलेट करना है, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट सिल आउट स्कोर, ठीक है, अब स्कोर फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, कि कितना वैलिड है कितना नहीं है, इस तरह से। तो इसकी अगर मैं इक्वेशन की बात करूं, तो मेरी इक्वेशन होती है एस ऑफ आई, इस तरह से हम इसे डिनोट कर सकते हैं, इक्वल्स टू, ठीक है। तो हमने बी ऑफ आई, जो मेरा मीन डिसिमिलरिटी है, माइनस ए ऑफ आई, ठीक है, अपॉन मैक्सिमम ऑफ ए ऑफ आई कॉमा बी ऑफ आई। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इफ इफ अगर हमारा सी ऑफ आई ग्रेटर देन किससे होगा, 1 से होगा। तो इस केस में जो हमारी जो वैल्यू मिलती है ना, इस केस में हमारी वैल्यू क्या मिलती है, इस केस में हमारी जो वैल्यू की जो रेंज होती है वो होती है -1 to 1, ठीक है, इस केस में हमारी जो वैल्यू आती है वो होती है -1 to 1, ठीक। अगर मान लीजिए हमारा एस ऑफ आई क्या आता है, अगर हमारा एस ऑफ आई 0 आ जाता है, तो इस केस में इसका मतलब हुआ सी ऑफ आई क्या हो गया, हमारा 1 हो गया, ठीक है, एक डेटा पॉइंट इस तरह से। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसे और ओपनली करके देखें, ठीक है, एक कंडीशंस का यूज करके, तो इट कैन बी रिटन एज, तो हम क्या बता सकते हैं कि एस ऑफ आई इक्वल्स टू
ठीक है, इसमें 3 केसेस हो जाएंगे। फर्स्ट वन केसेस ये हो जाएगा कि मान लीजिए 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस ए ऑफ आई डिवाइडेड बाई बी ऑफ आई, ठीक है, इफ ए ऑफ आई लेस देन बी ऑफ आई, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि कौन सा क्लस्टर बैड होगा या गुड क्लस्टर होगा, कौन सा ज्यादा वैलिड वैलिड होगा, ठीक है, हमारे लिए, तो वो क्लस्टर, ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा इजीली इन सारी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद। ए ऑफ आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी ऑफ आई, ठीक है। एंड थर्ड केस क्या हो सकता है कि बी ऑफ आई डिवाइडेड बाई ए ऑफ आई माइनस वन। और इफ, ये कब हो सकता है, जब ए ऑफ आई ग्रेटर देन क्या होगा, बी ऑफ आई, ठीक है। अब इस केस में देखो, इस केस में हमारे पास ये चीज आई क्योंकि हमारी जितना भी हमारा जो एस आई का वैल्यू है यानी सिल आउट स्कोर है वो हमारा 1 के पास आएगा, जितना भी +1 के पास आएगा वो हमारा बेस्ट होगा, ठीक है। तो अगर हम इस केस की बात करें ना तो ये 1 के नियर ही है कुछ, ये क्या बहुत मिनिमम वैल्यू होने वाली है क्योंकि ए आई हमारा ग्रेटर है, सॉरी इधर तो लेस है, ठीक है। तो हमारा क्या हो सकता है यहाँ पर, ये 1 के बहुत मतलब, क्योंकि ए आई हमारा बहुत कम है इस केस में, इस केस में क्या है, कम है, सॉरी, ठीक है। तो क्या हो सकता है, कम है और बी आई हमारा ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू कम होगी, ठीक है, नियर टू द -1 की तरफ ज्यादा होगी, ठीक है। उस केस में हम बोल सकते हैं कि ये हमारा बैड क्लस्टर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा 0 हो ही गया। एंड इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में हमारा हो सकता है, इस केस में होगा हमारा गुड क्लस्टर। तो इस तरह से हमने क्या किया, बैड क्लस्टर और गुड क्लस्टर को वैलिडेट करने की कोशिश की, कौन सा वैलिड है हमारे लिए, हम जो क्लस्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं वो क्लस्टर्स कौन सा वैलिड है, ठीक है। तो ये मेरा एक कॉन्सेप्ट हो गया जिसमें हमने सीखा कि हायरार्किकल क्लस्टरिंग कैसे करते हैं, ठीक है। उससे पहले हमने के मीन क्लस्टरिंग को ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमने के मीन और हायरार्किकल क्लस्टरिंग के बीच में देखा कि डिफरेंट डिफरेंट चीजों को लेकर, जैसे डेटा साइज हो गया या टाइप ऑफ डेटा हो गया। थर्ड वन हमने क्या किया, हमने फिर सेल आउट क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट देखा कि किस तरह से हम क्लस्टरिंग, जो हम क्लस्टर कर रहे हैं अपने डेटा पॉइंट्स को, ठीक है, वो उनका उनको किस तरह से हम क्या कर रहे हैं, वैलिडेट, कौन सा क्लस्टर हमारे लिए वैलिड वैलिड है, ठीक है। तो ये मेरा एक कॉन्सेप्ट हो गया। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा।